हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज। ओके बच्चों, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें। कौन कौन दे रखा है? बोरोन को छोड़ रखा है बच्चों, एल्यूमिनियम दे रखा है, गैलियम दे रखा है, इंडियम दे रखा है और थेलियम दे रखा है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियम में लगाना है बच्चों। एटॉमिक रेडियाई होता है बच्चों न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। ओके बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में प्रेजेंट है बच्चों, आउटर मोस्ट मान लो किसी एलिमेंट के, और किसी के में दूसरे में प्रेजेंट है, तो रेडियस किसका ज्यादा होगा? जिसमें दूसरे में प्रेजेंट है बच्चों। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ शेल्स के। ओके बच्चों, जितने ज्यादा शेल, ओके बच्चों, उतना ज्यादा रेडियस। अब शेल कब इंक्रीज करते हैं? जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो। ओके, जैसे भाई अगर एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये होती है 3:3p1। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है बच्चों? आपके n = 3 में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 3 है बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। इसका हो जाएगा 4:4p1। तो नंबर शेल बढ़ रहे हैं ना बच्चों, आप देख पा रहे हो शेल क्या कर रहे हैं बच्चों? बढ़ रहे हैं। ये 5:5p1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6:6p1। तो इस हिसाब से हम आंसर क्या लगा सकते हैं बच्चों? हम लगा सकते हैं कि एल्यूमिनियम का सबसे कम होगा, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर थेलियम का। ये हम आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। ओके, क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर मतलब ऑप्शन नंबर 1 को हमें टिक नहीं करना है, ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दूसरी चीज यहाँ पर जो रोल प्ले करती है ना, वो होती है बच्चों रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये जो जैसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस कोई ना कोई चार्ज लगा के इसको अपनी तरफ खींचता है बच्चों, इसको बोलते हैं जेड। ओके बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धकेलते हैं, शील्ड करते हैं इस न्यूक्लियर चार्ज से, या स्क्रीन करते हैं बच्चों। तो इस इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियर चार्ज झेलना चाहिए था उतना नहीं झेल पाता है बच्चों, मतलब जितना फेस करना चाहिए था उतना नहीं करता है बच्चों। तो जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके बच्चों, जेड इफेक्टिव। अब सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं आपके? ये ऑर्बिटल्स में रहते हैं, सब शेल में रहते हैं बच्चों। ओके, अब जो अगर हम शील्डिंग की बात करें ना बच्चों, तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी ना बच्चों, जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी और रेडियस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना बच्चों, वो क्या है? वो कांस्टेंट ऑलमोस्ट क्या है बच्चों? वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो सिग्मा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो शील्डिंग लगाते हैं, स्क्रीनिंग लगाते हैं, वो एस के इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, उससे कम पी की, उससे कम डी की, और सबसे कम होती है एफ की। डी और एफ वाले की जो शील्डिंग होती है ना, वो बहुत पुअर होती है। ओके बच्चों, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एनर्जी का ऑर्डर बताओ मुझे, एनर्जी का ऑर्डर बताओ 3D का और 4p का, तो आप आराम से बता दोगे n+l रूल लगा के, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, d के लिए l एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2, 3 + 2 5। यहाँ पर 4, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1, 4 + 1 5। तो जब n+l सेम हो जाता है तो जिसकी हायर n वैल्यू होती है उसी की एनर्जी ज्यादा। तो 3D से ज्यादा एनर्जी होती है 4p की। तो जब यहाँ पर 4p पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना बच्चों, उससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3D में जा चुके होंगे, और 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। लेकिन याद रखना, 10 इलेक्ट्रॉन अगर 3D में गए ना, तो न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉन्स भी गए हैं बच्चों, तो जेड वैल्यू तो बढ़ी रही है बच्चों, लेकिन सिग्मा उतना नहीं बढ़ा है जितना उसको बढ़ना चाहिए था बच्चों। जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर जेड इफेक्टिव, क्या चीज बच्चों? जेड इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ये, एक सेकंड बच्चों, 3D, हाँ, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जो आपका यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, तो जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो गैलियम का रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। आगे फिर वैसे ही चलता है बच्चों, इंडियम का ज्यादा होता है। अब वैसे क्या होता है बच्चों? थेलियम का ना ज्यादा होता है इंडियम से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, जितना होना चाहिए ना बच्चों उतना ज्यादा नहीं होता है। ऑलमोस्ट इक्वल भी आप कह सकते हो, इस तरह से भी इसमें देता तो करेक्ट ही होता बच्चों, यहाँ पर थेलियम। ओके बच्चों, तो है क्या बच्चों? फिर से वही सवाल मेरा आपसे कि बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा, 4f की ज्यादा कि 6p की ज्यादा? तो फिर से आप n+l लगा के चेक करोगे, 4 और f के लिए l की वैल्यू 3, 7 आ गया बच्चों। यहाँ पर n की वैल्यू 6, l की वैल्यू p के लिए 1, 6 + 1 7। ओके बच्चों, यहाँ पर भी 4 + 3 7 ही आ रहा था, 6 नहीं 7। ओके, n+l आपका सेम हो गया, तो हायर n वैल्यू की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो 6p की एनर्जी 4f से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? लोअर एनर्जी वाले में ज्यादा, लोअर एनर्जी में पहले जाएगा ना, लोअर एनर्जी वाले सब शेल में। तो यहाँ पर 6p से पहले ना 14 इलेक्ट्रॉन आपके 4f में जा चुके हैं, और 4f वालों का फिर से वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट बच्चों। ओके, क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी जाते हैं ना, तो जेड इफेक्टिव क्या करता है? बढ़ जाता है बच्चों। ओके, तो जितना इंक्रीज करता है रेडियस, लेकिन जितना करना चाहिए था ना बच्चों उतना नहीं करता है, और यहाँ पर मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन ही होगी
हीलियम की तो जितना हम मान के चलेंगे उतना नहीं मिलेगा हमें, तो हमारे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई ना बच्चों। ओके, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन ये होते हैं ना बच्चों, इस फिनोमिना को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर बच्चों। सो करेक्ट आंसर विल बी ये बच्चों, ये होगा गैलियम सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा इंडियम, सबसे ज्यादा थीलियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।